नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी में जानेंगे कि कैसे अपने बेटे ने शहर के बाहर माँ को एक मंदिर में छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। यह कहानी एक माँ जानकी जी के है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उनके पति रामचंद्र जी का पिछले साल गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके जाने के बाद जानकी जी गांव में अकेली रहा करते थे। हालांकि उनका एक बेटा और बहू शहर में रहते थे जो बहुत कम गांव में आते थे। जानकी जी का दिल उस दिन बेहद खुश था क्योंकि उनके बेटे और बहू साल भर बाद उनसे मिलने गांव आए थे। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि रामचंद्र जी के निधन के बाद यह पहली बार था जब दोनों गांव आए थे। इतने लंबे समय बाद अपने बेटे बहू से मिलने जानकी जी के लिए उनकी कोई त्यौहार से कम नहीं था। जानकी जी एक बेटी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा की शादी बड़े धूमधाम से की गई थी और अब उसकी खुद की गृहस्थी थी। जानकी जी सीमा को परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी सीमा महीने में एक दो बार समय निकालकर अपने माँ से मिलने आया जाया करते थे। उसका हाल चाल जानने के लिए आया जाया करते थे, लेकिन जानकी जी हमेशा उनसे समझाती कि वह ज़्यादा उनके बारे में ना सोचे और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। जानकी जी नहीं चाहती थी कि सीमा की जिम्मेदारियों में कोई परेशानी आए। सीमा कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि शादी के बाद एक लड़की की पहली जिम्मेदारी उसका ससुराल होता है, लेकिन मैं भाई के भरोसे आपको नहीं छोड़ सकती। अगर उन्हें आपकी थोड़ा सा भी फिक्र होती तो पापा की मौत के बाद आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जाते। यह सिर्फ सीमा की बात नहीं थी बल्कि सभी रिश्तेदार भी यही कहते थे। कैसे कमीना बेटा है, कैसा ना समझ बेटा है। इकलौता बेटा होते हुए भी इतनी शर्म नहीं कि अपनी माँ का हालचाल लेने ही आ जाए। लेकिन जानकी जी जैसे ही अपने बेटे और बहू की शक्ल देखती है तो वो सारी बातें भूल जाती है। उन्हें बस इतना याद आ रहता है कि देर से ही सही लेकिन उसका बेटा उन्हें लेने के लिए आ गया। वो जब संजय और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले तो उन्हें गांव वालों की बातें सुनने को मिली। संजय जब अपने दोस्त से मिला तो उन्होंने कहा, कितना मतलबी है तू, तेरी माँ के पास तेरे अलावा कोई नहीं है और तू मज़े से शहर में रह रहा है जबकि तेरी माँ यहाँ अकेली ही रहती है। जहाँ भी संजय गांव में गया उससे हर जगह ताने सुनने पड़े और सच कहे तो किसी ने कुछ गलत नहीं किया था। सब सच ही बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी थी कि संजय उसे सहन नहीं कर पा रहा था। दरअसल संजय अपनी माँ के घर पर लोग लेना चाहता था जो कि माँ के नाम पर था, इसलिए वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही अपनी माँ के पास आया था। जब उसने गांव वालों से यह सब सुना तो वह गुस्से और दोष से भर गया। उसने एक योजना बनाई और घर जाकर अपनी पत्नी मीरा से कहा, हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सामान बांध लो। फिर संजय अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ आप भी मेरे साथ शहर चलो, यहाँ गांव में अकेली कैसे रहोगी। यह सुनते ही जानकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी खुशी अपने कपड़े बांधने लगी। उनकी बहू मीरा ने तो भी सास की मदद करते हुए उनके कपड़े पैक कर दिए। शाम को बेटा और बहू जानकी जी को साथ लेकर शहर के लिए निकल पड़े। जाते वक्त जानकी जी ने अपने पड़ोसियों से विदा लेते हुए कहा, देखा बहन, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर मुझे लेने के लिए आएगा। देखो आज मैं अपने बेटे संजय और बहू के साथ जा रही हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मेरी बेटी भी अब परेशान नहीं होगी। जो हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती थी अब वह भी हमारे घर में सुकून से रह सकेगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। यह कहते हुए जानकी जी खुश मन से अपने बेटे और बहू के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। रास्ता लंबा था तो संजय ने एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और माँ से कहा, माँ अब कुछ खा लो, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया था और अब काफ़ी समय हो गया है, आपको भूख लगी होगी। बेटे का अपने प्रति इतना ध्यान देखकर जानकी जी का दिल भर आया। भावुक होकर वे बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खा लूँगी। मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे हैं और मैं अकेली खा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब साथ में ही खाना खाएंगे, वरना मुझे भी भूख नहीं लगी। मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगी। इस तरह जानकी जी ने अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर हर पल का आनंद ले रही थी। संजय ने कई बार कोशिश की जानकी जी ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी से उतर जाएं, लेकिन वह अपने बेटे के प्रेम के कारण कहीं नहीं गई। आखिरकार संजय को भी गाड़ी से उतरना पड़ा क्योंकि उसके मन में अपना स्वार्थ था। वह श्रीलंका से माँ के साथ खाना खाने के लिए ढाबे पर गया और उसकी माँ पत्नी भी साथ आई
तीनों ने मिलकर वहाँ खाना खाया और फिर वापस सफ़र पर निकल पड़े। देर रात वे शहर के घर पहुँचे और थकान के कारण बिना कुछ काम किए सो गए। अगली सुबह जब वे उठे तो बहू मीरा ने जानकी जी के लिए बढ़िया नाश्ता तैयार किया और उनकी खूब सेवा की। कई दिन तक इसी तरह बीत गए और जानकी जी काफ़ी खुश थी। बहू भी बहुत अच्छी थी, हर दिन उनकी देखभाल और सेवा करती थी। 5वें दिन संजय माँ के पास आकर बोला, माँ अब आप यहाँ हमारे साथ रहने लगी हो और गांव वाला मकान वैसे भी खाली ही पड़ा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उस मकान को बेच दिया जाए, उसके पैसों से मैं यहाँ एक और छोटा मोटा बिजनेस चालू कर लूँगा। इससे आप भी हमारे साथ आराम से रह सकोगी और मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा। शुरू में जानकी जी ने संजय के प्रस्ताव को मना कर दिया, लेकिन संजय के बार बार जोर देने पर आखिरकार मान गए। वहीं घर बन जाए कहीं सोच शायद उनकी ज़िंदगी की बड़ी भूल थी। प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए संजय ने, माँ चलो तुम्हें मंदिर लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है और आज सोमवार भी है, भोलेनाथ के दर्शन कर लो। जानकी जी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन संजय के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी जिसे जानकी जी समझ नहीं पा रही। बेटे के साथ खुशी खुशी जाने को तैयार हो गई। मंदिर पहुंचने पर संजय ने कहा, माँ तुम अंदर जाके दर्शन कर लो, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। जानकी जी मंदिर के अंदर जाकर पूजा पाठ करने लगी। उनका ध्यान पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ में लगा हुआ था और उन्हें पता भी नहीं चला कि 1 घंटा बीत चुका था और वहीं बैठकर पूजा पाठ में लग गया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, फिर 3 घंटे, लेकिन संजय उन्हें लेने नहीं आया। अब दोपहर हो चुकी थी और सूरज सिर पर चढ़ आया था। जानकी जी को भूख लगने लगी, इसलिए वे मंदिर से बाहर निकली और आसपास संजय को ढूंढने लगी। उन्होंने काफ़ी देर तक मंदिर के आसपास इंतजार किया, लेकिन संजय कहीं नज़र नहीं आया। जब दोपहर का 1 बज गया और संजय नहीं लौटा तो जानकी जी बहुत चिंता करने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ना उन्हें अपने शहर के घर का पता याद था, ना ही अपने बेटे का फ़ोन नंबर। बेचारी जानकी जी असहाय होकर सोचने लगी, अब वे जाए तो जाएं कहाँ। अनजान शहर, अजनबी लोग, और इस बात की चिंता कि अगर वह कहीं चली जाती और संजय उन्हें लेने आया तो उन्हें वहाँ ना देखकर परेशान हो जाएगा। इन्हीं सब सोचों में घिरी जानकी जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं थी और पति के जाने के बाद से वह पहले ही इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। ऊपर से भूख और कमजोरी के कारण वे अचानक बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों से गिरते हुए सड़क पर आ गिरी। उसी वक्त एक चमकती हुई काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक नौजवान युवक बाहर निकला और घबराकर बोला, अरे अरे आंटी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन जानकी जी बेहोश पड़ी थी। पास के लोगों ने उन्हें चेहरे पर पानी छींटे मारे, जिससे उनकी आंख खुल गई। वे बहुत घबरा गई और होश में आते ही संजय संजय चिल्लाने लगी। उन्हें अपने बेटे के घर का पता याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानती थी। जब उनकी नज़र उस युवक पर पड़ी तो वह भी बहुत परेशान नज़र आ रहा था। जानकी जी के होश में आते ही वह बोला, आंटी जी आप बेहोश होकर मेरी गाड़ी के सामने गिर गई थी। यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि शायद मैंने आपको टक्कर मार दी है। कृपया इन्हें बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग गलत समझ रहे हैं। जानकी जी ने धीरे धीरे होश में आते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बेहोश हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर उस युवक को राहत मिली और बाकी लोग भी वहाँ से चले गए। फिर वह लड़का बोला, आंटी जी शायद आपको कमजोरी सी वजह से चक्कर आए होंगे। इतनी धूप में आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। जानकी जी को इतना तो पता था कि उसका बेटा किस शहर में रहता है, लेकिन उसके अलावा उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा मैं अपने बेटे के साथ सुबह मंदिर आई थी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। लड़के ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, आंटी जी आप मुझे उसका पता बताएं, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। जानकी ने जवाब दिया, मुझे शहर का नाम तो पता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ याद नहीं है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतज़ार करेंगे? आप मेरे साथ चलिए, पहले हम शहर तक पहुँचेंगे, उसके बाद घर कैसे ढूंढना है वह भी देख लेंगे। और भाई पुलिस में है, आप चिंता मत कीजिए, वे जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। युवक की बातें सुनकर जानकी जी को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने उसके साथ चलने का निर्णय लिया। लड़का जानकी जी को लेकर गाड़ी निकल गया। रास्ते में जानकी जी ने बताया कि उनका बेटा एक बड़ी कंपनी में काम करता है और लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहता है। लड़के ने भी बताया कि मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूं और अपने परिवार के साथ वहीं रहता हूं। जब वह शहर की सीमा में पहुंचे तो लड़का थोड़ा चिंतित हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और पूरी स्थिति समझा दी।
उसके भाई ने जल्दी ही वहां आकर जानकी जी से पूछा, आंटी जी आप यहाँ कब से बैठी थी? जानकी जी ने उन्हें सारी बात बताई कि संजय ने सुबह मंदिर ले जाने की जिद की और उन्हें फिर अकेला छोड़ दिया। अब तो शाम हो चुकी थी, इसलिए वह उस लड़के के साथ चली आई। जानकी जी सोच रही थी अगर वह शहर पहुंच जाएगी तो किसी तरह घर तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, रमेश जो पुलिस में था को जल्दी ही समझ आ गया कि संजय ने अपनी मां से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें मंदिर में छोड़ दिया था। रमेश ने कहा, आंटी जी आप, मुझे लगता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम आपके बेटे को ढूंढते हैं। जानकी जी को भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन उन्हें अनजान लोगों पर बोझ बनना नहीं जानकी जी को भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन उन्हें अनजान लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए फिर आराम से बैठकर खाना खाओगे। आप लोग दोनों खा लो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी थोड़ा खा लीजिए आंटी जी। और बेटा कहाँ भागा जा रहा है? जहाँ भी होगा उसे पकड़ ही लेंगे, आप परेशान मत होइए, खाना खा लीजिए। इस पर जानकी जी ने उनकी बात मान ली और रमेश और उनके भाई ने उन्हें खाना खिलाया और फिर सब रमेश के घर की ओर निकल पड़े। रमेश ने जानकी जी से कहा, आंटी जी रात बहुत हो गई है, मैं कल आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। उधर संजय ऑफिस से बाहर वापस आकर आराम से टीवी देख रहा था। जब उसकी पत्नी ने पूछा, संजय मम्मी जी कहाँ है? तो उन्हें सुबह मंदिर लेकर गए थे, वह सुबह से घर नहीं आई। संजय ने मने तरीके से कहा, नहीं आई तो अब आ जाएगी, गई होगी कहीं आसपास घूमने। उसकी पत्नी ने चिंता जताई, लेकिन वह तुम्हारे साथ थी, तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? संजय चिढ़कर बोला, क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी माँ है, मैं चाहूँ तो उन्हें कहीं भी छोड़ सकता हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि वह तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें आज एक अनजान जगह पर छोड़ दिया है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, यह मत भूलना कि जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा पड़ेगा। समय निकलने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। वह अपने कमरे में चले गई। उधर रमेश नाश्ते के दौरान उनके घर के आसपास का माहौल जानने की कोशिश की। जानकी जी ने बताया कि उनका बेटा एक बड़ी बिल्डिंग में रहता है जिस पर जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर बनी हुई है, और उनके घर के पीछे एक बड़ा अस्पताल है जिनका नाम सिटी हॉस्पिटल है। रमेश ने शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर देखी और सिटी हॉस्पिटल की तस्वीरें खोजी। जानकी जी ने पहचान ली, हाँ यही है मेरे बेटे का घर। रमेश ने अस्पताल की तस्वीर दिखाकर पुष्टि की और उन्हें लेकर वहां चल पड़ा। रमेश ने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर संजय का फ्लैट नंबर पता किया। जब उन्होंने दरवाज़ा खटकाया तो जानकी जी की बहू ने दरवाज़ा खोला और अपनी सास को गले लगाकर रोने लगी। माँ आप ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तभी रमेश ने कहा, यह ड्रामा बंद करो, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? जानकी जी ने रमेश की ओर देखकर पूछा, बेटा तुम कैसे बातें कर रहे हो? रमेश ने कहा, आंटी जी सही कर रहा हूँ, अपनी बहू से पूछिए, इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा। जानकी जी की बहू चुप रही क्योंकि उसे पता था कि गलती उसके पति की है। उधर संजय पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उनकी पत्नी की बातें उनके मन में गूंज रही थी। तभी उनके पत्नी का फ़ोन आया, संजय तुम अभी घर आ जाओ। संजय ने घर पहुंचते ही देखा कि दरवाजे पर उसकी माँ ने खोला। एक पल के लिए वह यकीन नहीं कर पाया, फिर उसने अपनी माँ से लिपट कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। उसी समय रमेश बाहर आता हुआ बोला, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम दोनों? उसने संजय का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर मुझे पता चल गया कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ भी करते हो तो उनके लिए दुखदायी है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जानकी जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, रमेश बेटा क्या तुम कर रहे हो? रमेश बोला, आंटी जी आपका बेटा जानबूझकर आपको वहाँ छोड़ आया था। जानकी जी का यह सुनकर अवाक रह गई और संजय की ओर देखने लगी। संजय उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। रमेश ने कहा, यह उनसे पूछो जिन्हें रोकने टोकने के लिए कोई नहीं है। तुम रात को लेट भी आओ तो शायद पत्नी खाना बनाने को आलस कर जाए, लेकिन माँ तुम्हें कभी भूखा पेट नहीं सोने देगी। भगवान ने जो यह अनमोल वरदान तुम्हें दिया है उनकी कदर करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर प्यार जो हमें मिल रहा है अनमोल है, कितने ही बच्चे हैं जो तड़पते हैं लेकिन उन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता। संजय को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। रमेश जानकी जी से कहकर चला गया, चलता हूँ आंटी जी, आता जाता रहूँगा, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। दोस्तों यह थी
आज की कहानी जो एक बूढ़ी माँ को उनके बेटे ने एक दूसरे से अलग कर दिया, ये कहानी को थोड़ा सा भी अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।